everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है एक इंडियन इको के वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज। देखो इस सीरीज के अंदर मैं पर्टिकुलरली टी.आर. जैन रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आपकी बुक के अंदर जो साइड में एक्स्ट्रा बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इन लेक्चर्स में मिलेंगी। सारे डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, पूरा डिटेल कंटेंट मिलेगा कि अगर आप ये नोट्स फॉलो करते हो, इन वीडियोस को देखते हो तो आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, आपका सारा का सारा यहीं कवर हो जाएगा। और लेक्चर के एंड में आपको मिलेंगे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। उन होमवर्क क्वेश्चंस में मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में गिवन है। तो सारे होमवर्क क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सोच समझ के डाले, तो उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो देखो आज हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप लोगों के प्री बोर्ड्स हैं, आप लोगों को आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इंडियन इको का मैं पूरा कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डिटेल्ड वीडियोस हैं, दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो देखो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म आती है ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है? क्या है ह्यूमन रिसोर्स? देखो एक पर्सन के अंदर जो स्किल्स होती हैं, उसकी जो एक्सपर्टीज है कि वो किसी ना किसी चीज के अंदर स्पेशलाइज्ड है, उसकी जो एबिलिटीज होती हैं, और इन स्किल्स इन एबिलिटीज की वजह से वो हमारी कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता है, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी के अंदर उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। तो उन्हीं स्किल्स, उन्हीं एबिलिटीज, उसकी इसी स्पेशलाइजेशन को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि डॉक्टर की एबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, टीचर की एबिलिटी होती है कि वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज है, जिनकी वजह से हम कंट्री के अंदर वैल्यू एडिशन में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा कंट्रीब्यूशन है, कंट्री की जीडीपी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं स्किल्स, उन्हीं एक्सपर्टीज, उन्हीं एबिलिटीज को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर हो गया? सेकेंड टर्म आती है ह्यूमन कैपिटल। क्या होता है? देखो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आज की डेट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कहती हूं हमारी कंट्री के अंदर टोटल 60 लाख स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। क्या समझे? आज की डेट पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कहती हूं हमारी कंट्री के अंदर टोटल 60 लाख स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ये वो लोग हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन में इनका कंट्रीब्यूशन है, कंट्री के जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये 60 लाख लोग क्या है? हमारी ह्यूमन कैपिटल है, हमारा सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन। एक नेशन के अंदर कितने स्किल्ड लोग हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, कितने स्पेशलाइज्ड लोग हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस वक्त, वो क्या है? हमारी ह्यूमन कैपिटल है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, हमारा सबसे बड़ा एसेट है। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमारे जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उन सबका सम कर दो कि कितने वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज्ड हैं, वही क्या है? हमारी ह्यूमन कैपिटल है। तो दो चीजें समझ में आ गई। एक पर्सन के अंदर जो स्किल्स होती हैं, जो एबिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन करता है, वैल्यू एडिशन में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, वो स्किल्स और एक्सपर्टीज क्या है? वो हमारी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स है। और एक कंट्री के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या है? उस कंट्री की ह्यूमन कैपिटल है, सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। ये याद रखना, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, बट मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ाती ही नहीं हूँ, मैं मेरा काम ही नहीं करती, तो फिर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, मैं ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं कहलाऊंगी। तो सारे के सारे वर्कर्स किसके अंदर आते हैं? ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। थर्ड आता है ह्यूमन कैपिटल। समझ लिया। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? देखो मैंने कहा ईयर 2022 के स्टार्टिंग में हमारी कंट्री के अंदर टोटल 60 लाख लोग ऐसे थे जो स्किल्ड थे, एक्सपीरियंस्ड है। 60 लाख लोग कैसे थे? स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते थे। जब 2022 एंड हुआ तो हम लोगों ने देखा ये नंबर इंक्रीज हो गया। अब हमारी कंट्री में 70 लाख लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो एडिशन हुआ, इस एडिशन को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 10 लाख ह्यूमन कैपिटल और फॉर्म हुई। कैसे फॉर्म हुई? जब लोगों ने
एजुकेशन ली, जब वो एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उनकी हेल्थ सही होगी, तब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारी कंट्री के वैल्यू एडिशन में उनका कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये जो हमारा ह्यूमन कैपिटल था उसमें कितना इंक्रीज आया ओवर टाइम और कितनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुई, उसे बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। हमारा जो ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक था कितना था, 60 लाख हमारी ह्यूमन कैपिटल थी, उसके अंदर जो एडिशन होता है, कितने का एडिशन हुआ, 10 लाख का एडिशन हुआ। इस एडिशन को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स, उन लोगों का नंबर इंक्रीज होना, वो लोग इंक्रीज होना कंट्री के अंदर जिनके पास में स्किल्स हैं, जिनके पास में नॉलेज है, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं, विच आर असेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और ये लोग हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। अगर इन लोगों का इंक्रीज होगा, हमारी कंट्री के अंदर स्किल्ड, एक्सपीरियंस, ट्रेंड लोग अगर बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, और कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा कि भाई अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज होंगी, अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे, अगर डॉक्टर्स होंगे तो अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज होंगी, सब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो समझ में आया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या था, एक पर्सन के अंदर जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, जिनकी वजह से वो वैल्यू एडिशन के अंदर अपना कोई कंट्रीब्यूशन देता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंट्री के अंदर कितने स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। और यही ह्यूमन कैपिटल जब और फॉर्म होती है एजुकेशन लेके, ट्रेनिंग लेके, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज लेकर, तो उसी को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक लास्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, देखो जब मैं ह्यूमन रिसोर्स बताती हूँ, जब मैं ह्यूमन कैपिटल बताती हूँ, और जब मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताती हूँ, तो हर बार मैंने बोला है कि वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, skill and expertise of a human being in itself is an achievement irrespective of its contribution in the process of value addition। अगर किसी पर्सन के पास में स्किल्स हैं, अगर किसी पर्सन के पास में एक्सपर्टीज है, वो किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो यार उसके लिए खुद के लिए बहुत अच्छा है, ये अपने आप में उस पर्सन के लिए एक अचीवमेंट है। फिर चाहे वो वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करे या ना करे, फिर चाहे वो वर्कर है या नहीं है, वो प्रोडक्शन करे या ना करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल तो क्या है, मीन्स टू एन एंड है। अगर ह्यूमन कैपिटल होगी तो हम हमारे गोल्स को अचीव करेंगे। वो क्या है, मीन्स टू एन एंड। एंड मतलब क्या होता है, हमारा गोल, हमारा मकसद, वो उस मकसद को पाने का एक तरीका है, एक साधन है। अगर ह्यूमन कैपिटल होगी तो हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। बट अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, लोग अपने आप में ही पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, तो ये खुद ही एक एंड रिजल्ट है, बहुत अच्छा है, ये हमें रिजल्ट मिल गया यार। हमारी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड हैं, तो ये अपने आप में एक एंड रिजल्ट है कि हमारी कंट्री के लोगों का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो समझ में आ गया, ऊपर वाले तीनों के अंदर हम लोगों ने बोला था कि साथ में वो लोग वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में भी कंट्रीब्यूट करें। बट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो हमें मैटर नहीं करता वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस कंट्री के अंदर अगर स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग हैं, सारे के सारे लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट। आगे बात आती है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो दो तरह की कैपिटल होती है, वैसे तो तीन तरह की कैपिटल होती है, समझाती हूँ। बिजनेस के अंदर जो हम लोग पैसा लगाते हैं, जो फाइनेंस लगाते हैं, वो क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल। क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल। बिजनेस के अंदर जो स्किल्ड लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर है, उस लेबर को क्या बोला जाता है, ह्यूमन कैपिटल। यानी कि ये कौन है, हमारे वर्कर्स हैं। कौन है, ह्यूमन कैपिटल है स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लोग जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरी आती है फिजिकल कैपिटल, जो बिजनेस के अंदर हम मशीन्स लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, इनसे भी प्रोडक्शन होता है, इनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। वो मशीन्स, वो कैपिटल क्या कहलाती है, फिजिकल कैपिटल। क्या कहलाती है, फिजिकल कैपिटल। याद रहेगा, तो दो तरह की कैपिटल में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वन इज फिजिकल कैपिटल और एक क्या है, ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है, मशीन्स है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, इट रेफर्स टू प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या लिखा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये प्रोडक्शन करने के लिए एक साधन है, एक तरीका है। अगर मशीन्स नहीं होंगी तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे।
आगे वर्ड लगा हुआ है प्रोड्यूस्ड। देखो प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है, इन मशीन्स को भी तो किसी ने प्रोड्यूस करा होगा, इंजीनियर्स ने इन मशीन्स को बनाया होगा ना। तो ये क्या है, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये चीजें खुद प्रोड्यूस करी गई हैं ताकि इन चीजों से फर्दर प्रोडक्शन हो सके। तो मशीन्स क्या है, फिजिकल कैपिटल है। वहीं बिजनेस के अंदर जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जिनके पास में अलग अलग फील्ड्स के अंदर एक्सपर्टीज होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, वो लोग क्या कहलाते हैं, बिजनेस की ह्यूमन कैपिटल। क्लियर हो गया। सेकेंड है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, कैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्म होती है और कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है। देखो बिजनेस के अंदर फिजिकल कैपिटल कैसे आती है, जब एंटरप्रेन्योर देखता है यार इस मशीनरी को खरीदने से मुझे फ्यूचर में इतना रिटर्न हो सकता है, ये उसके लिए क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट है कि अगर मैं ये मशीनरी खरीदूंगा, ये मशीनरी इंस्टॉल करवाऊंगा तो मुझे फ्यूचर में इससे इतना रिटर्न मिलेगा। इसे सोच के प्रोड्यूसर क्या करता है, बिजनेस में फिजिकल कैपिटल लगाता है। तो डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिजिकल कैपिटल कैसे लिया जाता है, कंसिडरिंग द रिटर्न्स ध्यान में रखते हुए कि इससे मुझे कितना रिटर्न होगा, इतने की मशीनरी आई है तो फ्यूचर में मैं इससे कितना कमा लूंगा। वहीं ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है, हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, हमारी हेल्थ में पैसा क्यों खर्च करवाते हैं, या फिर ट्रेनिंग क्यों दिलवाते हैं हम लोगों को, वो हम लोगों को इसलिए एजुकेशन पर पैसा खर्च करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। सोसाइटी के अंदर क्या है कि यार ये पढ़ा लिखा है तो उसे इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है, कम पढ़ा लिखा है तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस होता है, हमारे फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारे फ्रेंड्स कोई डिग्री ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, वही डिग्री लेते हैं, तो फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो गया। हमारे एडुकेटर्स का इन्फ्लुएंस होता है, कई बार हमारे टीचर्स हमें इंस्पायर करते हैं, हमें और ज़्यादा एनकरेज करते हैं कि हम ये पर्टिकुलर कोर्स करें, हम ये पर्टिकुलर डिग्री लें। वो बोलते हैं हमें कि आप में कैलिबर है, आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इससे इन्फ्लुएंस होकर हम लोग ह्यूमन कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड बात आती है टैंजिबिलिटी की। देखो टैंजिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप किसी चीज को देख सकते हो, अगर आप किसी चीज को टच कर सकते हो तो वो चीज क्या है, टैंजिबल है। अगर आप किसी चीज को देख नहीं सकते, उसे टच भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हो, दैट इज इनटैंजिबल। तो फिजिकल कैपिटल तो क्या है, टैंजिबल है। आप देख सकते हो मशीन्स को, आप मशीन्स को टच भी कर सकते हो, उन पर काम करते हो, क्या है, टैंजिबल है। बट एक पर्सन के अंदर जो स्किल्स हैं, उसकी जो एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है, टीचर की जो स्किल्स हैं, उन्हें आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें आप देख नहीं सकते, उन्हें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। डॉक्टर के ट्रीटमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो वो चीजें क्या होती हैं, इनटैंजिबल होती है, उन्हें देखा या टच करा नहीं जाता। फोर्थ इज सेपरेशन फ्रॉम ओनर। भाई मशीनरी को आप एंटरप्रेन्योर से, ओनर से सेपरेट कर सकते हो। मेरी एक फैक्ट्री है, वहां पर मैंने एक मशीनरी इंस्टॉल करवा रखी है, मैं शाम को घर आ जाती हूँ बट मेरी मशीनरी तो वही है। तो यहाँ पर ओनर जो है वो मशीनरी से सेपरेट हो सकता है इजीली, बट आप कभी भी एक पर्सन को उसकी स्किल से, उसकी एक्सपर्टीज से सेपरेट नहीं कर सकते। आप डॉक्टर को उसकी स्किल से, उसकी एक्सपर्टीज से कि वो पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है, उस चीज से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। फिफ्थ आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट या फिर ट्रांसफर। भाई फिजिकल कैपिटल है, मशीनरी है, आप इजीली कहीं पर भी भिजवा सकते हो, परफेक्टली मोबाइल है। अगर आपकी मशीनरी जयपुर है तो आप जयपुर से उसे पुणे भिजवा सकते हो, वहां से बैंगलोर भिजवा सकते हो, या फिर वहां से आप उसे दूसरी कंट्री में भी भिजवा सकते हो। किसी तरह के कोई बैरियर्स नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है। तो मोबिलिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल हो जाती है, बट सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड क्यों होती है, कई बार इसमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, वो भी कुछ ट्रेड बैरियर्स की वजह से। किन बैरियर्स की वजह से, ट्रेड बैरियर्स की वजह से। ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या होता है, देखो कुछ कंट्रीज के अंदर क्या होता है, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हम मशीनरी भिजवा रहे हैं बट सामने वाली कंट्री के अंदर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, सामने वाली जो कंट्री है वो इंपोर्ट करती ही नहीं है। तो ये एक रुकावट है, इस तरह से रुकावटें आ सकती हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी सरकार हमसे बहुत ज्यादा टैक्स लेती है, उस पर टैक्सेस ज्यादा है। इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं, तो टैरिफ कंट्री में बहुत ज्यादा है। तो कुछ इस तरह के ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं, अदरवाइज आप फिजिकल कैपिटल को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हो। सेम ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल भी इजीली एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ पर रुकावटें कैसी आ सकती है, नेशनैलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है कि आप इंडियन हो, वहां पर जाके आपको सर्व करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं नेशनैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या पता आप उस कल्चर में अपने आप को अडेप्ट कर पाओगे या नहीं, किसी दूसरी कंट्री का कल्चर आपको समझ में आएगा या नहीं, आप उसके अंदर ढल पाओगे या नहीं। तो इस तरह के बैरियर्स आते हैं। अदरवाइज जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो भी इजीली क्या है, मोबाइल है।
नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। देखो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज नोन एज डेप्रीशिएशन। जब किसी असेट की वैल्यू कंटिन्यूअस बेसिस पर डिक्रीज होती जाती है उसे बोला जाता है डेप्रीशिएशन। फॉर एग्जांपल आप एक मशीनरी खरीद के लेकर आए 10 लाख रुपीस की, आज से 5 साल बाद में उस मशीनरी की कीमत 10 लाख रुपीस नहीं होगी, वो कीमत गिर जाएगी, दैट इज डेप्रीशिएशन। तो देखो अगर फिजिकल कैपिटल की हम बात करें तो यहाँ पर तो हम डेप्रीशिएशन को अवॉइड कर ही नहीं सकते, डेप्रीशिएशन लगेगा ही। आपकी मशीनरी की वैल्यू टाइम टू टाइम डिक्रीज होगी ही। क्यों हो सकती है? एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से हो सकती है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हो सकती है। आप डेली उस मशीनरी को यूज कर रहे हो तो घिसने लग जाते हैं यार उसके पार्ट्स, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उस मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी, दिस इज डेप्रीशिएशन। इसे आप फिजिकल कैपिटल के केस में अवॉइड नहीं कर सकते। बट अगर बात ह्यूमन कैपिटल की आती है तो बिल्कुल यहां पर भी डेप्रीशिएशन हो सकता है विद एजिंग, उम्र के साथ साथ। देखो उम्र के साथ साथ हो सकता है कोई नई रिसर्च हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अगर पर्सन उन चीजों की नॉलेज नहीं रखता, वो नई जो इनोवेटिव टेक्निक्स आ रही हैं उन्हें अपने पास में अडेप्ट नहीं करता, उन्हें नहीं सीखता, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, उसे कोई नहीं पूछेगा। या फिर उम्र के साथ साथ अगर पर्सन की हेल्थ डाउन जाती जा रही है तो उसमें कितनी ही स्किल्स हों, कितनी ही एबिलिटीज हों, अगर हेल्थ डाउन है तो वो पर्सन अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, तो यहां पर भी डेप्रीशिएशन होता है, वैल्यू गिरती है। बट इस डेप्रीशिएशन को अवॉइड किया जा सकता है, इसकी तरह नहीं है कि अवॉइड नहीं कर सकते, इस डेप्रीशिएशन को अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अगर पर्सन एजुकेशन के अंदर कंटिन्यूअस बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करे, वो नई नई चीजें सीखता रहे, वो नई नई डिग्रीज लेता रहे, तो उसे नई नॉलेज आती रहेगी, उसकी वैल्यू उल्टा और इंक्रीज होगी। अगर वो अपनी हेल्थ में पैसा लगाए, हेल्थ केयर सेंटर से अच्छी सर्विसेज ले, रेगुलर बेसिस पर चेकअप कराए अपना, तो अपने आप उसकी हेल्थ भी सही रहेगी, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, तो वैल्यू के अंदर क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा, उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज ही होगी। या फिर वो अपनी ट्रेनिंग में पैसा खर्च करे, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई मशीनरी आई है, कुछ भी इनोवेशन हुआ है, तो वो उस चीज को सीखे, तो उसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होगी। लास्ट है बेनिफिट्स क्रिएटेड। यहां पर कौन कौन से बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं? देखो यहां पर जो बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं उन्हें बोला जाता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रोड्यूसर ने कोई गुड्स बनाए, किसकी हेल्प से? फिजिकल कैपिटल को यूज करके, और वो गुड्स उसने किसको सेल कर दिए? बायर को सेल कर दिए। तो फिजिकल कैपिटल यूज करने की वजह से अच्छे गुड्स बने होंगे, वो अच्छे गुड्स किसके पास में गए? बायर के पास में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बायर को एक इकोनॉमिक बेनिफिट दिया, और हमें खुद को भी बेनिफिट हो रहा है। कौन सा बेनिफिट हो रहा है? इकोनॉमिक बेनिफिट, कि उससे हमने कमाया है। हम लोगों ने, प्रोड्यूसर ने किसे बेचा? बायर को, बायर से हम लोगों ने कमा लिया, पैसा आया, दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट। बट ह्यूमन कैपिटल की वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट तो होता ही है, साथ साथ में सोशल बेनिफिट भी होता है। अगर लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, तो वो कंट्री के जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी वजह से नेशनल इनकम तो इंक्रीज होगी ही, इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही, साथ साथ में सोशल बेनिफिट भी होगा। पढ़े लिखे लोग अपनी फैमिली को भी पढ़ाएंगे, अपनी सोसाइटी को भी एजुकेट करेंगे, सब लोगों की सोच बदलेगी, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे और साथ साथ में सोशल बेनिफिट भी होगा। क्लियर हो गया फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आगे बात आती है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंट्री के अंदर जितने भी स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी कंट्री का जीडीपी इंप्रूव हो रहा है, उन्हीं लोगों के स्टॉक को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। अब ये ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, किन किन चीजों पर एक्सपेंडिचर किया जाए कि और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो? तो सबसे पहला और सबसे बेसिक आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन पर पैसा खर्च करा जाए। देखो अगर आज फैमिलीज अपने बच्चों की एजुकेशन पर पैसा खर्च करेंगी, तो कल को यही बच्चे आगे चल के सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बैंकर बनेंगे, और हमारी कंट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। इनकी वजह से हमारी कंट्री का जीडीपी इंप्रूव होगा, यानी कि क्या होगी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो पहला तरीका क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, याद रहेगा। अब देखो आजकल फैमिलीज एजुकेशन पर पैसा खर्च करती भी हैं, चाहे उन्हें लोन ही लेना पड़े, फैमिलीज अपने बच्चों की एजुकेशन पर पैसा खर्च करती हैं। क्यों? क्योंकि इस एजुकेशन की जो आज की डेट में कॉस्ट आ रही है, इससे कई ज्यादा इससे मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। कल को जब यही बच्चे आगे चल के अर्न करेंगे, जॉब करेंगे, अपना कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, तो ये कई ज्यादा पैसा कमाएंगे, उससे कई ज्यादा इन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे, इस कॉस्ट से कई ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स ये बच्चे कमाएंगे। तो पहला क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दूसरा है एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। भाई आज आप कितने भी एजुकेटेड हो, आपके अंदर कितनी भी स्किल्स हो, बट अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है या फिर कोई डिजीज है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो उसी के लिए जरूरी है एक पर्सन अपनी हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करे। जब आप अपनी हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करोगे तो इसकी वजह से आप और ज्यादा एफिशिएंट होगे, आप और अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, ज्यादा काम कर सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो दो तरीके हो गए, फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। थर्ड आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? जब आप जॉब कर रहे हो, जब आप एक्चुअली काम कर रहे हो, तब जो आपको ट्रेनिंग मिलती है उसे बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो देखो ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स है। सपोज आप एजुकेटेड हो, आपने बहुत एजुकेशन ले रखी है, बट एजुकेशन आपको सिर्फ क्या देती है? थ्योरेटिकल नॉलेज देती है। जब आप ट्रेनिंग लोगे तो आपको पता चलेगा कि इस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम एक्चुअली काम कर रहे हैं तब कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया, प्लस ट्रेनिंग की वजह से आपकी जो स्किल्स है वो और ज्यादा शार्प होती हैं। आपकी जिस चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन है वो स्किल्स और ज्यादा इनहैंस होंगी, आप और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगे ट्रेनिंग की वजह से। और ट्रेनिंग करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? वर्कर्स आर ट्रेन्ड इन द फर्म्स इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। पहले तरीके के अंदर हम लोग हमारे जो नए वर्कर्स हैं उन्हें फर्म के अंदर ही ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो एक ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर है, जो पुराना वर्कर है, जो ऑलरेडी ट्रेंड है, हम उसे बोल देंगे कि भाई तुम्हें इन नए बंदों को ट्रेनिंग देनी है, तुम्हें इन्हें इंस्ट्रक्शंस देने हैं, इन्हें मॉनिटर करना है, इन्हें सुपरवाइज करना है, इन्हें प्रॉपरली ट्रेंड करना है। तो यहाँ पर हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग मिल गई हमारी फर्म के अंदर ही। सेकेंड तरीका है वर्कर्स में बी सेंट फॉर सम ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। हम हमारे वर्कर्स को किसी दूसरी जगह पर भेजेंगे, काम से अलग किसी दूसरी जगह पर भेजेंगे। वहां पर हम लोगों ने एक ट्रेनर ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है, वो ट्रेनर हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग देगा। जब हमारे वर्कर्स एकदम अच्छे से सीख जाएंगे तब हमारे वर्कर्स आके दोबारा काम करने लग जाएंगे। दिस इज ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। तो समझ में आ गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर भी हम हमारी कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ आता है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स। देखो बहुत सारे अडल्ट्स ऐसे हैं जो अपने जमाने में फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए। प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरह की फॉर्मल एजुकेशन वो लोग नहीं ले पाए या फिर कंप्लीटली इलिटरेट रह गए। उसके पीछे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है जल्दी शादी हो गई हो, या फिर फैमिली के अंदर पैसा नहीं हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। हमारी गवर्नमेंट और बहुत सारे एनजीओज इन लोगों के लिए स्टडी प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या फिर एक नॉमिनल फी चार्ज करी जाती है। और जब ये लोग पढ़े लिखे होंगे, इन लोगों को ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो इन लोगों की प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इनहैंस होगी। ये लोग हमारी वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल और इंक्रीज होगी। फिफ्थ आता है माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब लोग रूरल एरिया से, यानी कि गांवों से जब लोग अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, उसे बोला जाता है माइग्रेशन। जब लोग गांवों से शहरों के अंदर आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? देखो गांवों के अंदर कंपनीज नहीं है, एमएनसीज वगैरह नहीं है। अब वहां पर कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उन लोगों के पास में स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स, उनकी एजुकेशन क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, इनएक्टिव है। वो वहां पर ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है ही नहीं। उनके पास में एजुकेशन है, उनके पास में स्किल्स हैं, बट वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर कंपनीज ही नहीं है, कहां जॉब करें। तो जब वो लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं, तो अर्बन एरियाज के अंदर तो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं। यहां आकर उन्हें काम मिलता है और फाइनली वो अपनी स्किल्स को यूज कर पाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी एक तरीका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने का। अब देखो माइग्रेशन की कॉस्ट तो बिल्कुल आती है। पहला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पर आ रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगी, और उसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट। आप अलग जगह पर आके रह रहे हो, आपको घर देखना पड़ेगा, आपको फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, बेड लेना है, जो भी सारा घर का आइटम होता है वो खरीदना होगा। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो माइग्रेशन की कॉस्ट तो आती है, बट फिर भी लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आते हैं। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन के गेन्स ज्यादा है, इससे बेनिफिट्स ज्यादा होंगे, फ्यूचर में वो लोग ज्यादा अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करो, इंफॉर्मेशन पे खर्चा करो। आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें जॉब मार्केट से रिलेटेड कि यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। हमें बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलता है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको टीचिंग करना सिखाते हैं, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखाते हैं, आपको कोडिंग करना सिखाते हैं। तो इंफॉर्मेशन पे खर्च करो। बहुत सारी आजकल ऐसी वेबसाइट्स है जहां से
आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन जगह पर वैकेंसी है। फॉर एग्जाम्पल naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, इनसे आपको वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा। अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलेगा जो आपको कोई ना कोई तरह की स्किल सिखा सकते हैं। तो इसकी वजह से भी कंट्री के अंदर क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर हो गया, पहला तरीका क्या था, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सेकंड है हेल्थ, थर्ड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फोर्थ है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स, फिफ्थ है माइग्रेशन और लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आगे बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसकी वजह से हमारी कंट्री कैसे ग्रो करती है, हमारी कंट्री का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। देखो अगर कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनकी वजह से हमारे इमोशनल एनवायरनमेंट में भी एक चेंज आएगा और हमारे मटेरियल एनवायरनमेंट में भी एक चेंज आएगा। इमोशनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी सोच बदलेगी, हमारा जो एटीट्यूड है वो और ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होगा कि यार हमें खुद की ग्रोथ करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर जॉब कैसे भी पानी ही है, या फिर मुझे खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, हमारा एटीट्यूड और ज्यादा कैसा होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। और दूसरा होता है मटेरियल एनवायरनमेंट। देखो अगर कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं, तो ऐसे लोग कंट्री को कुछ ना कुछ देते ही हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कोई ना कोई नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च करेंगे या फिर किसी ना किसी तरह की कोई नई सर्विस लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। और अगर हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स हैं तो वो हर तरह के प्लान को, हर तरह के प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो पहला समझ में आ गया, इसकी वजह से हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट और मटेरियल एनवायरनमेंट दोनों बदलता है और हम लोग कैसे होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। सेकेंड है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखो फिजिकल कैपिटल हम लोगों ने पीछे भी देखा था, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए जिन मशीन्स को यूज करता है उन्हीं मशीन्स को बोला जाता है फिजिकल कैपिटल। अगर कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं, स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये लोग मशीन्स को बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं, फिजिकल कैपिटल को बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं। इसी की वजह से हमारी फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारी कंट्री ग्रोथ की तरफ जाएगी। लास्ट पॉइंट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये लोग क्या करेंगे, आगे चल के प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी न किसी तरह की कोई वैल्यू एडिशन करेंगे। मतलब कंट्री के अंदर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरह का काम कर रहे हैं, हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही है, मतलब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। और इसी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर इक्वालिटी भी आती है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी, उनके पास में स्किल्स होंगी, तो वो लोग सारे के सारे क्या करेंगे, अर्न करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, सब अर्न करेंगे। मतलब कंट्री के अंदर क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। तो समझ में आ गया सिग्निफिकेंस। आगे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चेन इफेक्ट एक्सप्लेन करो। तो देखो सबसे पहले अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, यानी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे स्किल्स मिल रही हैं, अगर कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो उसकी वजह से फिजिकल कैपिटल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। फिजिकल कैपिटल मतलब मशीन्स, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो वो फिजिकल कैपिटल को बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर फिजिकल कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन होगा तो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, हमारी कंट्री के अंदर हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छी ट्रेनिंग लेके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अब भाई ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अर्न कर रहे हैं, मतलब कंट्री के अंदर इनकम इंक्रीज होगी। अगर कंट्री के अंदर इनकम इंक्रीज होगी तो लोग एजुकेशन पर पैसा खर्च करेंगे। अगर हमारी फैमिली की इनकम ज्यादा है तो बच्चे ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी खासी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है। तो इनकम ज्यादा है मतलब एजुकेशन और हेल्थ पर पैसा खर्च हो रहा है, और जब एजुकेशन और हेल्थ पर पैसा खर्च करा जाता है तो अपने आप कंट्री के अंदर क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है। ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक चेन इफेक्ट है। क्लियर हो गया।
आगे बात आती है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भाई हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट इस रास्ते के अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कौन कौन से चैलेंजेस हम फेस करें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की राइजिंग पॉपुलेशन। ये जो राइजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ना, ये हर चीज की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज ही होती जा रही है। अब भाई जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हर चीज की जो पर हेड अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, ये एक पिज्जा है, खाने वाला एक जना है, इसे पूरा मिल जाएगा। अगर एक पिज्जा है, खाने वाले 2 जने हैं, दोनों को आधा आधा ही मिलेगा। अगर एक पिज्जा है, खाने वाले 4 जने हैं, तो भाई इतना डिवाइड करना पड़ेगा, सबको थोड़ा थोड़ा सा मिलता जाएगा। वही है यार, अगर पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, हर चीज की जो पर हेड अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। आजकल स्कूल्स में अगर एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, सीट्स कम है, वो हर किसी को एडमिशन नहीं दे सकते, वो सिर्फ क्रीम को सिलेक्ट करेंगे। सब लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है बट जॉब्स उतनी नहीं है। तो वही ये पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो हर चीज की पर हेड अवेलेबिलिटी, पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। फिर चाहे वो हाउसिंग की बात करें, लैंड तो उतना ही है। अब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसी लैंड पर सारे लोग कैसे रहेंगे। सैनिटेशन की फैसिलिटीज की कमी हो जाती है, ड्रेनेज की कमी होती है, वाटर की कमी होती है, हॉस्पिटल्स की कमी है, एजुकेशन की कमी है, पावर सप्लाई की कमी है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन। ये हर चीज की जड़ है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है ब्रेन ड्रेन। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। भाई कोई पर्सन है, उसका बर्थ इंडिया के अंदर हुआ, उसने अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन इंडिया के अंदर ली, उसने ट्रेनिंग इंडिया के अंदर ली, उसने इंडिया के सारे रिसोर्सेज को यूज करा। अब जब अर्न करने की बारी आती है, जब जॉब करने की बारी आती है, बिजनेस करने की बारी आती है, तो वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके सर्व करता है। बहुत होता है ना, हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर बर्थ हुआ है, यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, बट दूसरी कंट्री के अंदर जाके सर्व कर रहे हैं। यार रिसोर्सेज आपने हमारी कंट्री के यूज करे हैं, बट आप किसी दूसरी कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप वहां की इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इसकी वजह से हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो कम हो गई ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब बढ़ती? जब वो पर्सन यहीं पर काम करता, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता, हमारी कंट्री के वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता। तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है कि आपने यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करा बट आप सर्व किसी दूसरी कंट्री को कर रहे हो। तो ये भी एक ऑब्स्टेकल है। थर्ड प्रॉब्लम आती है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर मतलब है लेबर। हमारे यहाँ की जो मैन पावर की प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है और इसी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है। वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, उन्हें जॉब मिलती ही नहीं है, वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है। उनकी वजह से हमारी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। जो मैन पावर की प्लानिंग होती है, लेबर की प्लानिंग होती है, वो हमारी कंट्री के अंदर प्रॉपर नहीं है। दिस इज द रीजन हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये भी क्या है? इसकी वजह से जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। अगर यही लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते तो ये हमारी ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनते ना, बट क्योंकि ये लोग अनएम्प्लॉयड है तो कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन कैपिटल क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। फोर्थ है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जो पर्सन को जॉब करते करते साथ में ट्रेनिंग मिलती है ताकि उसकी जो स्किल्स हैं वो और ज्यादा शार्प हो, वो और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में भी है हमारी कंट्री में, वो टर्शरी सेक्टर में भी है, बट इसी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कमी है इन प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे फार्मर्स हैं वो वही जो कन्वेंशनल तरीके हैं, जो पुराने तरीके हैं उनसे फार्मिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ नई टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती, कुछ नए तरीके नहीं सिखाए जाते। फार्मिंग सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग की क्या है? कमी है। ये भी एक प्रॉब्लम है इन द पाथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मतलब आज हर गली के अंदर स्कूल है, गली गली में स्कूल है, इनफैक्ट घर में ही बहुत सारे स्कूल खोल के बैठे हैं लोग, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ठीक है यार, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तो खुल गई, बट व्हाट अबाउट देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स? उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड का क्या? इन जगहों पर बस बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाती है, प्रैक्टिकली उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं जाता, उनके अंदर कोई स्किल्स ही डेवलप नहीं करी जाती है। एंड दिस इज द रीजन हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो आज भी अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि डिग्री लेकर बैठे हैं बट स्किल्स ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि ऐसी जगह से पढ़े कि डिग्री तो मिल गई बट नॉलेज नहीं मिली, उन्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं मिला उस चीज का, उनके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाई, वोकेशनलाइजेशन नहीं है एजुकेशन का। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है in the path of human capital formation.
आगे बात आती है एजुकेशन एज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि भाई अगर आपको कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे असेंशियल एलिमेंट है। अगर एजुकेशन पर पैसा खर्च करा जाएगा तो कंट्री के अंदर अपने आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। क्या है एजुकेशन? एजुकेशन एक बहुत असेंशियल एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। अगर कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर पैसा खर्च करा जाए। डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ये प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर बच्चों को टीच करता है, पढ़ाता है। ट्रेनिंग, जिसके अंदर बच्चों को ट्रेन करा जाता है, बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में उस थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सिखाया जाता है। उनकी जो स्किल्स है उन्हें और शार्प करा जाता है, ट्रेन करा जाता है। एंड लर्निंग, जिसके अंदर बच्चे चीजों को याद करते हैं, चीजों को लर्न करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। इसकी वजह से बच्चों की नॉलेज भी इंप्रूव होती है और उनके अंदर स्किल्स भी डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के अंदर अलग अलग तरह की स्किल्स डेवलप करी जाती है, उन्हें कोडिंग सिखाई जाती है, उन्हें वेबसाइट्स डेवलप करना सिखाया जाता है, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के अंदर उनका पार्टिसिपेशन होता है, किसी ना किसी स्पोर्ट के अंदर उन्हें और डेवलप करा जाता है। सो दिस इज एजुकेशन। अब देखो, कई लोग समझते हैं कि एजुकेशन ही लिटरेसी है, बट दोनों चीजें अलग अलग हैं। लिटरेसी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एजुकेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी का मतलब क्या है? अगर एक पर्सन कोई भी भाषा पढ़ सकता है और लिख सकता है तो वो पर्सन क्या है? लिटरेट है। लिटरेसी जस्ट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर आप कोई चीज पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, मतलब क्या हो? आप लिटरेट हो, आप अनपढ़ नहीं हो। समझ में आया? बट एजुकेशन के अंदर सारी ही चीजें आ जाती हैं। एजुकेशन के अंदर प्राइमरी एजुकेशन भी आ जाती है, बच्चों वाली एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन भी आ जाती है, और जो हम हायर एजुकेशन लेते हैं वो भी आ जाती है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लिटरेसी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हम बोल सकते हैं ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो लिटरेट होते हैं, क्योंकि वो लोग भाषा को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। बट सारे के सारे लिटरेट लोग एजुकेटेड नहीं है। अगर एक पर्सन चीजों को लिख सकता है और समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेटेड है। एजुकेटेड कहलाने के लिए उसके पास में प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए और हायर एजुकेशन होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया एजुकेशन और लिटरेसी क्या होता है। आगे भाई, एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसका क्या मकसद है? एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर एजुकेशन हमें मिलेगी तो जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, यानी कि उन लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होगा। लोग और ज्यादा कैसे होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि उन्हें अपने राइट्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने हकों के बारे में पता होगा। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो वो अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कुछ नया इनोवेशन करेंगे, कोई नई मेडिसिन क्रिएट करेंगे, कोई नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे, कोई नई मशीनरी बनाएंगे। तो इन लोगों का साइंस और टेक्नोलॉजी में भी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब यही एयर, वाटर, सॉइल, हमारे माउंटेन्स, वो इनका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, इन्हें एज अ रॉ मटेरियल अच्छे से यूज करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी बेटर यूटिलाइजेशन होगा, हमारी वर्कफोर्स का भी बेटर यूटिलाइजेशन होगा। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर लोग एजुकेटेड हैं तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, वैल्यू एडिशन में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्री के जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन होगा और हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है, मतलब हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, दैट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इट एक्सपैंड्स मेंटल होरिजन ऑफ द पीपल। अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो उनका माइंड जो है वो और ज्यादा ग्रो करेगा, मेंटल होरिजन उनका एक्सपैंड होगा, वो और ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में इंगेज होंगे, मतलब इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, कुछ ना कुछ खोज करेंगे, इनोवेशन करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। कहीं ना कहीं हमारा कल्चरल स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो हम जो अच्छी चीजें हैं हमारे कल्चर वाली, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। या फिर अगर हमें लगता है यार ये जो चीजें हैं वो इलॉजिकल है, जैसे बहुत सारी चीजों के लिए
हम लोग हमारे पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं, रीजन करते हैं, हमें लगता है ये चीज जो है वो इलॉजिकल है, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को दूर कर देंगे। हमें लगता है कि भाई बहुत सारी जो सेरेमनीज हम लोग करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर, ब्याह शादी में या फिर किसी भी तरह की सेरेमनी में, कहीं ना कहीं हम वो चीजें कम करने लग जाएंगे अगर हम लोग एजुकेटेड हैं। एंड इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। आप लोगों को पता है यार, एक पढ़े लिखे की पर्सन की अलग ही पर्सनालिटी होती है। अगर एक पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो उसकी पर्सनालिटी अलग होगी। मतलब एजुकेशन से हमारे बात करने के तरीके में भी चेंज आता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आता है, हमारे पोस्चर में भी चेंज आता है, हर चीज में चेंज आता है। तो इसकी वजह से ह्यूमन पर्सनालिटी और ज्यादा डेवलप होती है। अब आगे है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। देखो एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे मेन एलिमेंट्स हैं, मेन सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अगर एजुकेशन और हेल्थ में पैसा लगाया जाएगा तो अपने आप कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। हम लोगों ने पीछे देखा था ना, सोर्सेज के अंदर फर्स्ट था एजुकेशन और सेकेंड क्या था, हेल्थ था। अब हमारी गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है कि वो एजुकेशन और हेल्थ के अंदर इंटरफेयर करे, वो एजुकेशन के अंदर पैसा लगाए और हेल्थ के अंदर पैसा लगाए, क्यों जरूरी है? These sectors need huge investment। आपको पता ही है इन दोनों सेक्टर्स में बहुत पैसा लगता है। अगर आपको स्कूल्स खोलने हैं, कॉलेजेस खोलने हैं, यूनिवर्सिटीज खोलनी है या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स खोलने हैं, हॉस्पिटल्स खोलने हैं, तो इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। और ये कैसा एक्सपेंडिचर होता है? फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है। आपने हॉस्पिटल खुलवाया, फिक्स्ड खर्चा है, इसको आप वापस नहीं ले सकते। या फिर आपने स्कूल खोला, ये भी एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, आपने फिक्स्ड असेट्स खरीदे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन health and education unless they are allowed to recover their huge cost through high price of their services। और हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्कूल्स खोलें, कॉलेजेस खोलें, हॉस्पिटल्स खोलें। अगर वो ऐसा काम करेंगे भी, खोलेंगे भी, तो वो अपनी कॉस्ट को रिकवर करेंगे, अपना जो एक्सपेंडिचर है उसे रिकवर करेंगे कैसे? हाई प्राइस चार्ज करके, बच्चों से हाई प्राइस चार्ज करके, पेशेंट से हाई प्राइस चार्ज करके। पीपल इन आवर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। और आज भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा पुअर लोग हैं वो हमारी ही कंट्री के अंदर हैं। वो लोग एजुकेशन और हेल्थ के लिए हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। कि भाई कोई बीमारी हो गई, बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते, उनके पास में इतना पैसा नहीं है। Government intervention ensures that private schools and hospitals do not exploit individual consumers by charging high fee। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं और जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज ना करें, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स का एक्सप्लॉइटेशन हो, उनका शोषण हो, वो परेशान हो। इसलिए एक लिमिट तक वो लिमिट लगा देते हैं कि आप इतनी ही फीस चार्ज कर सकते हो, आप इतना ही अपने पेशेंट से ले सकते हो, इतना ही अपने स्टूडेंट से ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ताकि हमारे जो पुअर लोग हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजंस। देखो ये जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये हमारे सिटीजंस के बेसिक राइट है। हर बच्चे का हक है कि उसे एजुकेशन मिले, हर सिटीजन का राइट है कि उसे हेल्थ केयर सर्विसेज मिले इमरजेंसी के टाइम पर। इसीलिए जरूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने लेवल पर स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, हॉस्पिटल्स खोले, जहां पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए और पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करा जाए। तो समझ में आ गया कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों ही सेक्टर में बहुत पैसा लगता है। हम प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भाई सोशल वेलफेयर के लिए स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स खोले। अगर प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, तो वो हाई प्राइस चार्ज करके अपने इस इन्वेस्टमेंट का पैसा रिकवर करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल्स खोले, ताकि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। अब देखो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे एजुकेशन पर कितना एक्सपेंडिचर करती है, कितना खर्चा करती है। तो हमारा जो एजुकेशन कमीशन है वो रिकमेंड करता है हमारी गवर्नमेंट को कि हमें एटलीस्ट हमारे जीडीपी का 6% एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करना होगा, ताकि हमारा एजुकेशनल सेक्टर ग्रो कर सके। क्या समझे? जो हमारा एजुकेशन कमीशन है वो हमारी गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि हमारे जीडीपी का एटलीस्ट 6% आप कॉन्ट्रीब्यूट करो, आप एक्सपेंडिचर करो एजुकेशन सेक्टर पर, ताकि हमारे एजुकेशनल सेक्टर की ग्रोथ हो सके। बट एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट हमारे जीडीपी का सिर्फ 4% ही एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन पर, विच इज क्वाइट इनएडिक्वेट। वो बहुत कम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द तपास मजूमदार कमेटी। ये पुरानी बात है, ये बात है ईयर 1997 से 1998 वाले पीरियड की। इस टाइम पर हमारी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी तपास मजूमदार कमेटी, विच रिकमेंडेड
recommended the government should spend 1.33 नहीं है, 1.37 है, which recommended the government should spend 1.37 lakh crore over a period of 10 years to bring all the children in the age group of 6 to 14 years under the education cover. देखो हमारी गवर्नमेंट ने 1997 से 1998 तक का जो पीरियड था, इस टाइम पर एक कमेटी अपॉइंट करी थी जिसका नाम था तपास मजूमदार कमेटी. क्या नाम था? तपास मजूमदार कमेटी. इस कमेटी ने रिकमेंड करा कि हमारी गवर्नमेंट एटलीस्ट 1.37 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड करे अगले 10 साल तक, यानी कि 2007-8 के पीरियड तक हमारी गवर्नमेंट एटलीस्ट 1.37 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड करे एजुकेशन पर, ताकि जितने भी बच्चे हैं 6 टू 14 ईयर्स की एज ग्रुप वाले वो एजुकेशन सिस्टम के अंडर कवर हो. जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के, उन सब बच्चों को एजुकेशन मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. The expenditure incurred on education in India is fluctuating. हमारी कंट्री जो एजुकेशन पर पैसा खर्च करती है, हमारी जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है कि किसी साल तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, किसी साल गवर्नमेंट ने बहुत कम पैसा खर्च करा, फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा, फिर बहुत कम पैसा खर्च करा. तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है. अब देखो कुछ डाटा भी दे रखा है. अगर हम 1952 की बात करें तो गवर्नमेंट का जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट जितना भी कंट्री के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर करती है, उसका 7.92% हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करा था हमारे एजुकेशनल सेक्टर के लिए. समझ में आया? 1952 के अंदर गवर्नमेंट का जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर था, उसका 7.92% कहां पर खर्च करी थी गवर्नमेंट? एजुकेशन पर. वहीं 2014 की अगर हम बात करें तो ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया. गवर्नमेंट ने हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का 15.7% खर्च करा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर पर. तो ये शो करता है कि जो गवर्नमेंट का एजुकेशनल सेक्टर पर एक्सपेंडिचर है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है. अब देखो गवर्नमेंट एजुकेशनल सेक्टर में जितना भी पैसा खर्च करती है, जितना भी गवर्नमेंट का एजुकेशनल एक्सपेंडिचर होता है, उसमें से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन पर. कौन सी पर? एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, और हमारी मिडिल स्कूल एजुकेशन, मतलब समझ लो नर्सरी से लेके 8th तक की जो क्लासेस है उस पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है. ये समझ लो कि गवर्नमेंट जितना भी टोटल एजुकेशन पे खर्चा कर रही है उसका ऑलमोस्ट 50%, 49.68% तो सिर्फ और सिर्फ किस पर कर देती है? एलिमेंट्री एजुकेशन पर. वहीं टर्चरी एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है? टर्चरी मतलब हायर एजुकेशन पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है 12.74%. जितना भी गवर्नमेंट अपना टोटल एक्सपेंडिचर कर रही है उसका 12.74% कहां खर्च करती है? हायर एजुकेशन पर. अब देखो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ये स्टेट वाइज बदलता रहता है. अगर हम 2014-15 के डाटा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करा था एजुकेशन पर, वहीं बिहार की गवर्नमेंट ने सबसे कम एक्सपेंडिचर करा था एजुकेशन पर. स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड्स 10 to 30% ऑफ टोटल एनुअल बजट्स ऑन एजुकेशन. जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हमारी, फॉर एग्जांपल राजस्थान की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने टोटल एनुअल बजट का, एक साल का उसका जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसका लगभग 10 से 30% तक का जो है वो किस पर खर्च करती हैं? एजुकेशन पे खर्च करती हैं. और इसी तरह से मिला के इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 74% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया. हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन पे जितना भी सरकार खर्चा करती है उसके अंदर से 74% तो किसका कंट्रीब्यूशन है? स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है अपने एनुअल बजट का? 3% यानी कि 45,000 करोड़ एक्सपेंडिचर करती है. और इसी तरह से जब हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला दें तो हमारी कंट्री जितना भी खर्चा करती है उसमें से 80 to 90% तो सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर पे जाता है? एजुकेशन सेक्टर पर जाता है. अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है, 2009 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड एजुकेशन राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. 2009 के अंदर हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन को एक राइट बना दिया कि एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का हक है इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. जो भी बच्चा 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर आता है उस हर बच्चे का हक है उसे एजुकेशन मिले. इसके लिए हमारी सरकार क्या लेकर आई? इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. क्या नाम है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं. अंडर दिस एक्ट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. इस एक्ट के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो जितने भी बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के अंडर उन बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देती है. जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएगी. अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अगर वो बच्चे आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कंपल्सरी एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हर बच्चे का हक है. दिस इज राइट टू एजुकेशन एक्ट. क्लियर है?
अब देखो एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया की एजुकेशनल सेक्टर में हम लोगों ने क्या अचीव करा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन के अंदर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। 1951 के अंदर 18.33% लोग ही ऐसे थे जो लिटरेट थे, मतलब वो लोग थे जो पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। ये नंबर इंक्रीज होके 2011 में कितना हो गया, 74.04, एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। तो जनरल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट है। एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम बात करें, यानी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स की अगर हम बात करें, 1951 में 2.23 लाख प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स थे। 2016 में नंबर इंक्रीज होके हो गया 12.7 लाख। वहीं अगर हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो 1951 में 7.4 थाउजेंड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थे, जबकि 2016 में नंबर इंक्रीज होके हो गया 2.52 लाख। नवोदय विद्यालय वर established to impart modern education of good standard to talented students of rural areas। हमारी गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय भी खोले स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर, ताकि रूरल एरियाज के अंदर जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके पास में कोई ना कोई स्किल्स है, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दी जा सके, वो भी एक अच्छे स्टैंडर्ड की, अच्छे क्वालिटी की। और यही स्कूल उन बच्चों को बोर्डिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर बच्चे स्कूल के बाद में भी शाम तक रह सकते हैं, उन्हें और स्किल्स डेवलप करवाई जाती हैं, उनका होमवर्क कराया जाता है, उन्हें और एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय विद्यालय खोले, केवी स्कूल्स खोले। ये जो स्कूल्स होते हैं ये पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए होते हैं। गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं उनका ट्रांसफर होता रहता है ना, और ट्रांसफर हो गया तो बीच सेशन में कौन सा स्कूल एडमिशन देगा, तो उसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय विद्यालय खोले, जहां पर ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज के बच्चे पढ़ सकते हैं। मिड सेशन भी इन बच्चों को वहां पर एडमिशन मिल जाता है। अब देखो कुछ डेटा दे रखा है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात है। ये मैंने 1950 से 1951 का लिखा है, ये 2015-16 का है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स कितने थे, 2.23 लाख, इंक्रीज होके कितने हो गए, 12.7 लाख। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कितने थे, 7.4 थाउजेंड, इंक्रीज होके हो गए 2.52 लाख, यूनिटी चेंज हो गई। कॉलेजेस थे 578 जो कि इंक्रीज होके हो गए 39,071। यूनिवर्सिटीज से 27 थी 1950 से 51 में, जो कि इंक्रीज होके हो गई 799। तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो पहले 19.15 लाख स्टूडेंट्स थे हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में, अब ये नंबर इंक्रीज होके हो गया है 17 करोड़। इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स इंक्लूडेड हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो पहले 15 लाख स्टूडेंट्स थे, अब नंबर इंक्रीज होके हो गया है 3.2 करोड़। हायर एजुकेशन की बात करें तो 3.6 लाख था, अब नंबर इंक्रीज होके हो गया है 346 लाख। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि इस पीरियड के अंदर 1950 से 51 की बात कर रहे हैं और 2015-16 की बात कर रहे हैं, इस पीरियड के अंदर हमारे एजुकेशनल सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। आगे देखो एक डेटा और है, यूथ लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। यूथ के अंदर बच्चे आते हैं 15 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स तक के लोग, 15 ईयर्स की एज ग्रुप से लेके 24 ईयर्स तक की एज ग्रुप के सारे लोग किसके अंदर आते हैं, यूथ के अंदर आते हैं। यूथ लिटरेसी के अंदर भी एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिला है। तो 1990 से 2017-18 को हम कंपेयर कर रहे हैं। मेल लिटरेसी रेट ये थी, इंक्रीज होके इतनी हो गई। फीमेल्स की भी कम थी, इंक्रीज होके 90% हो गई। अडल्ट्स के अंदर सारे लोग आ जाते हैं 15 ईयर्स से ऊपर के, 15 साल से ऊपर के सारे लोग किसके अंदर आते हैं, अडल्ट के अंदर। ये लिटरेसी रेट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 61 से कितनी हो गई, 82, 37 से कितनी हो गई है, 66। और प्राइमरी कंप्लीशन रेट यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्राइमरी एजुकेशन तो कंप्लीट है, प्राइमरी एजुकेशन मतलब 5th तक की एजुकेशन इनकी कंप्लीट है, तो ये भी इंप्रूवमेंट हुआ है। मेल्स के अंदर 78 थे, अब इंक्रीज होके हो गया 93%। फीमेल्स के अंदर पहले 61% था, अब इंक्रीज होके हो गया है 96%। तो देखो हमें एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये चीजें क्या शो करी, जेंडर बायसनेस क्या शो करती हैं, जेंडर बायस है। आप देखो मेल्स का ज्यादा इंप्रूव्ड है, फीमेल्स का कंपैरेटिवली कम इंप्रूव्ड है। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर या फिर जेंडर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, वो शो करता है। हालांकि हमारे एजुकेशनल सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं और आए भी हैं आपके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का काम क्या है,
क्लास 12th तक के लिए पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल डिजाइन करना। एनसीईआरटी का काम क्या है? इट डिजाइंस टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। क्लास 12th तक के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितनी भी बुक्स हैं, आप सबकी बुक्स किसकी होती हैं? एनसीईआरटी की होती है ना। वो स्टडी मटेरियल रेडी करने का काम किसका है? एनसीईआरटी का है। तो एक तो आपको काम पता होना चाहिए और एक आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फिर है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी का काम क्या है? एक तो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए फंडिंग करना, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए पैसा प्रोवाइड करना, और हायर एजुकेशन के लिए यानी कि कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। याद रहेगा। एक आता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसका काम क्या है? टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। वो आपको नाम से समझ में आ जाएगा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। काम क्या है? टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। एक है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसका काम है जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी भी एजुकेशन है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर, उससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। तो एक बार रिवाइज कराती हूं। एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। काम क्या है? क्लास 12 तक के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट मटेरियल रेडी करने का। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जितना भी हायर एजुकेशन के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो इसका काम है। और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का काम क्या है? टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का काम क्या है? जितनी भी रिसर्च होती है, एजुकेशन होती है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है। आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और इनका काम पता होना चाहिए। आगे एक लास्ट टॉपिक आता है, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोजिशन। आज भी हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन की कमी है। ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ी रुकावट है। रीजंस क्या है? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे इलिटरेट्स हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इलिटरेट्स हैं। 36 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़ना भी नहीं जानते, लिखना भी नहीं जानते, अनपढ़ हैं, है ना। एजुकेशन की बात नहीं कर रही मैं, लिटरेसी की बात कर रही हूं। सेकंड इज इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। देखो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है? डिग्री ओरिएंटेड है। बस डिग्री लेने से मतलब है, बच्चों को स्किल्स नहीं सिखाई जाती, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, और इसी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कि आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको काम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास में डिग्री है बट यू डोंट हैव स्किल्स, आपके पास में स्किल्स नहीं है। तो वोकेशनलाइजेशन की कमी है। जेंडर बायसनेस तो आज भी देखने को मिलता है। जो एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि जो एडमिशन का रेशियो है, एडमिशन करवाया जाता है, वो फीमेल्स का कम है, मेल्स का ज्यादा है। वहीं ड्रॉप आउट रेशियो फीमेल्स का ज्यादा है। ड्रॉप आउट मतलब जो स्कूल से निकलवा लिया जाता है, पैसे की कमी है, बच्ची को स्कूल से निकलवा लिया, शादी करनी है, बच्ची को स्कूल से निकलवा लिया, एजुकेशन नहीं लेने दे रहे, वो ड्रॉप आउट रेशियो फीमेल्स का ज्यादा है। ये जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन शो करता है, भेदभाव शो करता है। लो रूरल एक्सेस लेवल। देखो अर्बन एरियाज के अंदर तो आज भी स्कूल्स है, स्टिल रूरल एरियाज में स्कूल्स नहीं है, बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। या फिर एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, 5th तक के स्कूल्स हैं, 8th तक के स्कूल्स हैं, बट हायर स्कूल्स की कमी है। गाँवों के अंदर बच्चों को अर्बन एरियाज के अंदर आना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो गाँव के अंदर आज भी अच्छे एजुकेशन की कमी है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन दे रहा है, प्राइवेट स्कूल्स हैं इतने सारे, तो ये प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। प्राइवेट एजुकेशन हैज इंक्रीज द गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल फॉर द रिच एंड द पुअर। और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो रिच लोग हैं वो तो अफोर्ड करते हैं, बेचारे पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं रिच और पुअर का बीच का जो गैप है उसे डे बाय डे और इंक्रीज कर रहा है। और लास्ट है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हमारी गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर है वो कम है। हमारे एजुकेशन कमीशन ने कितना रिकमेंड करा था कि हमारी सरकार जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूट करे एजुकेशन सेक्टर के लिए, बट एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करती है? 4% हमारे जीडीपी का। तो वही गवर्नमेंट का खर्चा भी कम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया। अब मैं आपको 3 होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूं। ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये आपके सैंपल पेपर के अंदर इंक्लूड है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग helps to bridge a gap between theoretical concept and practical experiences। on the job training की वजह से जो हमारे theoretical concept और practical experiences हैं उनके बीच का जो गैप है वो गैप कम होता है, उनके बीच की दूरी कम होती है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है?
ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉइज, इनसे जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो और ज्यादा अपडेट होते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका जो भी फील्ड है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है। अब देखो 4 ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास में, आपको मुझे बताना है कौन सा ऑल्टरनेटिव करेक्ट है। ए कहता है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। बी कहता है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 ट्रू है। सी कहता है दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और फोर्थ कहता है दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स है। आपको बताना है कौन सा सही है। सेकंड क्वेश्चन है इन द ईयर, कौन से ईयर में द इंडियन गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। कौन से ईयर के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन को फ्री और कंपल्सरी कर दिया था फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और थर्ड क्वेश्चन है विच 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कौन से 5-year प्लान के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करा है, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। तो 3 क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। आज हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लिया, तो यहां तक के सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर या तो एम्प्लॉयमेंट करेंगे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। 2 चैप्टर्स हमारे रहते हैं। जो लास्ट चैप्टर है हमारा इंडिया चाइना पाकिस्तान, उसकी मैं वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो उस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज कर दूंगी, वो आप वहां से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक यहां तक का पढ़ के रखना। बाय फॉर नाउ।